गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हरीश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SK गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। गत कक्षा में अपने अमेरिका की विदेश नीति के बारे में चर्चा की थी। अलग अलग समय में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनके समय में अमेरिका ने किस किस तरह अपनी विदेश नीति को संचालित किया है। उसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति आइजनहावर के कार्यकाल की विदेश नीति। आइजनहावर के समय में अमेरिका की विदेश नीति कैसी रही। विश्व राजनीति में 1953 का वर्ष परिवर्तन का वर्ष माना जाता है। इस दृष्टि से भी आइजनहावर के कार्यकाल की विदेश नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका में 24 वर्षों के बाद आइजनहावर ने 20 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति का पद संभाला। ठीक इसी तरह रूस में भी लंबे युग के बाद 5 मार्च 1953 को स्टालिन की मृत्यु के बाद परिवर्तन हुआ। आइजनहावर उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और उनके समय की विदेश नीति को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया में शांति के ऊपर। दक्षिणी पूर्वी एशिया में अमेरिका ने अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए सामूहिक सुरक्षा का सहारा लिया, जिसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया संधि में 9 राष्ट्रों ने सबसे पहली बार भाग लिया। इसका उद्देश्य ये रखा गया कि इस संगठन के राष्ट्रों पर आक्रमण होने की दशा में शांति भंग मानी जाएगी और सामूहिक रूप से इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे 9 राष्ट्रों का एक साथ होने से अभिप्राय ये था कि इन 9 राष्ट्रों पे अगर कोई भी देश अटैक करता है, अगर वो एक राष्ट्र पे अटैक करता है तो वो सभी राष्ट्रों पे अटैक किया जाएगा और वो सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। इसी कारण इसको सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत भी कहा गया। यहाँ आक्रमण से तात्पर्य कम्युनिस्ट आक्रमण से लिया गया था, क्योंकि अमेरिका साम्यवादी विचारधारा के अगेंस्ट था। तो रूस जिस भी राष्ट्र पे हमला करेगा, अमेरिका का ये मानना था कि वो अमेरिका के ऊपर ही हमला माना जाएगा। दूसरी आइजनहावर के कार्यकाल की विदेश नीति में हम चर्चा करेंगे पश्चिमी एशिया मध्य पूर्व के प्रति विदेश नीति। अमेरिका ने 24 फरवरी 1955 को एक सुरक्षा संगठन का निर्माण किया, जिसे बगदाद पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस पैक्ट में ब्रिटेन था, टर्की थी, ईरान, पाकिस्तान को मध्य पूर्व के राष्ट्रों से माना जाता है। मध्य पूर्व के राष्ट्रों में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए आइजनहावर सिद्धांत की 5 जनवरी 1957 को घोषणा की गई। इसके बिंदु इस प्रकार थे, यानी इस घोषणा के अंदर जिन जिन बातों को शामिल किया गया वो बातें निम्न थी। उसमें पहली बात थी, अब अमेरिका मध्य पूर्व के राष्ट्रों की सुरक्षा, एकता, अखंडता और स्वतंत्रता के लिए सैनिक बल का प्रयोग कर सकेगा। दूसरी इस घोषणा पत्र की, जिसको आइजनहावर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उसकी दूसरी बात ये थी कि इस सिद्धांत के माध्यम से अमेरिका मध्य पूर्व के राष्ट्रों के आर्थिक विकास में निर्णायक भूमिका निभाएगा। यद्यपि इसमें अमेरिका के अपने स्वयं के भी हित थे और उन हितों को पूरा करने के लिए वो उसके जो साथ जुड़े हुए राष्ट्र थे उनकी आर्थिक मदद करके उनको अपने पक्ष में करने का भी वो प्रयास कर रहा था। तीसरी इसमें बात थी, इसके अनुसार मध्य पूर्व के राष्ट्रों को अमेरिका सैनिक सहायता भी उपलब्ध कराएगा। किसी राष्ट्र के ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो इसके लिए अमेरिका के द्वारा ये नीति अपनाई गई कि इसके लिए अमेरिका से जुड़ा हुआ जो राष्ट्र है उसको अमेरिका सैनिक सहायता भी उपलब्ध कराएगा। आइजनहावर काल की मुख्य बात ये थी कि अमेरिका ने इसके माध्यम से सहायता राशि को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि सहायता राशि एक ऐसा मुद्दा था जिसके आधार पे अमेरिका के साथ काफ़ी राष्ट्र जुड़ गए। जॉर्डन में क्रांति की गतिविधियों को रोकने के लिए $75 लाख की सहायता अमेरिका ने उपलब्ध कराई। आइजनहावर के काल की विदेश नीति लेबनान और जॉर्डन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की भी रही है। इसका प्रभाव ये रहा कि इराक बगदाद पैक्ट से निकल गया।
अमेरिका की विदेश नीति को इससे करारा धक्का भी लगा। सितंबर 1959 में रूस के प्रधानमंत्री क्रुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान रूस व अमेरिका के बीच पहली बार विश्व के मुद्दों पर व्यापक चर्चा भी हुई और ये वार्ता कैंप डेविड में 25 से 28 दिसंबर 1959 को आयोजित हुई थी, जिसमें दोनों राष्ट्रों ने अपने अपने हितों के बारे में या विश्व के अंदर आने वाली जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान में दोनों राष्ट्र किस तरह अपनी भूमिका निभा सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी दोनों राष्ट्रों के अंदर चर्चा हुई। तो आइजनहावर के काल की विदेश नीति को इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि एक लंबे समय के बाद अमेरिका में भी सत्ता परिवर्तन हुआ था और रूस के अंदर भी एक बदलाव आया था। इस बदलाव की वजह से दोनों देशों को नज़दीक आने का मौका मिला था। थैंक यू स्टूडेंट्स।